आज हम लोग समय के ऊपर बात करेंगे। समय क्या चीज़ है अपने आप में और समय को लेके, काल को लेके हमारे भारतीय परंपरा में उसका क्या नोशन रहा है और वेस्टर्न जो उसकी समझ है वो क्या है? तो इस पे हम बात करेंगे और हमारे साथ प्रोफ़ेसर सी के राजू जी हैं और इन्होंने एक बड़ी गज़ब की किताब लिखी है 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम। तो उसके बारे में भी सर बताएँगे अभी। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये समय क्या है? ये कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी है, क्या है ये चीज़? देखिए, पहली बात तो कई सारे शब्द हैं। समय है, वक्त है, काल है। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। अब समय जो रोज का यानी रोजमर्रा की जो चीज है वो तो थोड़ा बहुत हम समझते हैं। जैसे कि अभी दूध गिर गया तो वो उसको वापस नहीं डाल सकते, इरिवर्सिबिलिटी होती है, ये हम सोचते हैं। लेकिन काल जो है हम पूरे ब्रह्मांड के ताल्लुक में कह रहे हैं कि इतने साल में क्या होगा। बहुत यानी एक जो बोलते हैं कि अपना डे एंड नाइट ऑफ ब्रह्मा जो बोलते हैं कि कल्प है और विकल्प है। कल्प यानी ब्रह्मा ब्रह्मा का दिन, ब्रह्म नहीं ब्रह्मा का दिन, और विकल्प यानी ब्रह्मा की रात्रि। क्योंकि इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स तक लास्ट करते हैं, 8.64 बिलियंस हो जाते हैं। तो इस दौरान क्या होगा ये अलग चीज हो जाती है कि इतने समय में जो हमारे रोज के एक्सपीरियंसेस हैं क्या वैलिड रहेंगे, ये सवाल उठता है। बहुत सारी अलग चीजें हो सकती है। जैसे सिंपल चीज बता दूं, जैसे कि फिजिक्स में टाइम सिमेट्री है। सारे जो इक्वेशंस हैं फिजिक्स के वो टाइम सिमेट्रिक हैं। हम फॉरवर्ड सॉल्व करें चाहे बैकवर्ड सॉल्व करें, दोनों पॉसिबल है। चाहे वो न्यूटोनियन फिजिक्स हो, चाहे ये क्वांटम फिजिक्स हो, ये या रिलेटिविटी हो, हम फॉरवर्ड सॉल्व कर सकते हैं या बैकवर्ड सॉल्व कर सकते हैं, टाइम रिवर्सिबल। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है, हाँ, हमारा जो तजुर्बा है वो ऐसा नहीं है कि टाइम सिमेट्री है। भाई जो बीत गई तो वो बीत गई, उसको वापस कैसे लाएंगे? है ना, ये तो मुमकिन नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये रोजमर्रा के समय में ये ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। और हो ये बहुत ही सेंट्रल पॉइंट है उपनिषद का। ये होता है, हो सकता है ये एक बात है, होता है। और ये जो हिंदू, अब इसको हिंदू धर्म बोलेंगे, सनातन धर्म बोलेंगे, उपनिषद के बारे में हम बात करें, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं जो उपनिषद में जो कहा गया है। उपनिषद का जो धर्म है वो, उसमें ये चीज बार बार कही गई है। अब जैसे मैंने ये अपना ये अद्वैत वेदांत की एक सेमिनार हुई थी, कुछ 25th सेमिनार कुछ करी थी इन्होंने, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। उसमें बताया कि इसमें जो कहा गया है उपनिषद में कि सारी चीजें दोबारा से होती हैं। मैं शायद आपको कोटेशन मेरे को तैयार रखना था, मैं आपको देता हूं। तो ये कैसे हो सकता है? और इसके खिलाफ बाकी जो लोग थे, जैसे लोकायत खास तौर से, उन्होंने बहुत ही ऐतराज किया, ये नहीं हो सकता। और आप इसमें मानते हो कि भाई आपका पुनर्जन्म होता है, अगर आप मानते हो तो आप बेवकूफ हो कि पुनर्जन्म होता है और आप यज्ञ करते हो और यज्ञ से आपको कुछ फायदा होता है। ये जो सेंट्रल चीजें हैं, क्योंकि मंदिर वगैरह तो नहीं थे उस जमाने में, यज्ञ ही था, अग्नि ही थी। है ना, तो जैसे अपने इन्होंने भी काफी इसके ऊपर बोला, अपने दयानंद सरस्वती ने, कि भाई वैदिक
समय में तो खाली अग्नि थी, तो वो अपना जो आर्य समाज में करते थे कि खाली हमको मंदिर में मूर्ति वगैरह नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए वगैरह वगैरह। तो मेरा ये कहना है कि इनका लोकायत का बहुत ही क्रिटिसिज्म था, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म था कि आप इसमें कैसे विश्वास करते हैं, क्योंकि जो मर जाता है वो खत्म हो जाता है। और उस पे अगर आप बुद्धिस्ट, ये 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम वहीं से शुरू होती है कि बौद्ध दर्शन में आप देखोगे तो आपको मिलता है ये अपना क्या बोलते हैं, एक मिनट, मैं आजकल सब भूल जाता हूँ, पायासी सुत्तांत, पायासी सुत्तांत है। तो पायासी सुत्तांत, सुत्तांत या पायासी सुत्त है, ये अपना दीघ निकाय में आता है, यानी कि जो लंबे डिस्कोर्सेस हैं बुद्ध के, दीर्घ डिस्कोर्सेस हैं, उसके बारे में उसमें आता है कि उसने करीब 30 एक्सपेरिमेंट्स किए मरते लोगों के साथ में। यानी जैसे उसका कोई दोस्त है, उसको मालूम है कि अच्छा आदमी है, तो उसके पास गया, बोला मर रहे हो, अगर मरने के बाद कहीं जाओगे आके मेरे को बता देना। अब कोई नहीं आया। या कोई उसको मालूम है कि ये बहुत ही वाहियात आदमी है, गंदे काम किए हैं, तो उससे पूछता था अगर मरने के बाद कहीं बुरी जगह में जाओगे तो आके मेरे को बता देना। कोई नहीं आया। तो ऐसे और बहुत सारे उसने एक्सपेरिमेंट यानी ऐसे किए, जैसे कि किसी को मौत की सजा दी गई है, तो उसको मार रहे हैं, तो बोला कि इसको मारो। किस तरह से मारो? कि रस्सी से गला घोट दो, रस्सी से गला घोट दो, उसके घुटने के पहले वजन लो, और घुटने के बाद वजन लो, कुछ उसकी आत्मा है निकल गई तो कोई वजन में फर्क पड़ा क्या? इस तरह से ये सोच थी। या फिर आप इसको मार रहे हो, इसको एक मटके में डाल दो, उसको अच्छे से बंद कर दो, और फिर ये जब उसको गर्म करो, जब मर जाएगा तो फिर थोड़ा सा छेद करो, देखो कोई चीज निकल रही है कि नहीं। तो ये सब आपको पायसी सिद्धांत में मिलेगा। अब मैंने जो ऑब्जेक्शन दिया वो ये था कि भाई इतने साल से ये क्रिटिसिज्म है, तो इसका जवाब देना था। भाई जो आदमी अपने आप को बड़ा पंडित समझता है, बड़ा हिंदू धर्म का बिल्कुल रक्षक समझता है, तो उसको इसका जवाब देना था। लेकिन ये 2500 साल, क्योंकि ये दीघ निकाय तो 2500 साल पुराना है, 2500 साल में किसी एक ने इसका जवाब नहीं दिया। भाई ये कैसे हो सकता है पुनर्जन्म? और ये तो देखो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसका क्या आप एक्सप्लेनेशन देते हो कि इतने लोगों को बोला कोई नहीं आया वापस, किसी ने नहीं बताया, हमको कुछ दिखा नहीं, हमने वजन लिया, हमको कोई वजन में नहीं आया, सब तरह की इस तरह के उसने। और अगर बोलते हैं ठीक है अगर आपको मरने से फायदा होगा तो तुरंत मर जाओ, काय को वेट कर रहे हो? तो इस तरह के उसने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज किए। अब ये लोग जो अपने आप को हिंदू धर्म के रखवाले समझते हैं, इनको इसका जवाब देना था, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेंट्रल क्रिटिक है हिंदू धर्म का। अब हिंदू धर्म बोलो, सनातन धर्म बोलो, धर्म मत बोलो, उपनिषद की बात मैं कह रहा हूं, ये उपनिषद का संदेश, सारे उपनिषद। तो ये सब जो धर्म मजहब, ये जो लोडेड टर्म्स हैं, इसको मैं नहीं यूज करना चाहता है, क्योंकि इसने हम लोग बेकार में। हाँ, दर्शन पे आते हैं। हाँ। हर दर्शन की बात है, उपनिषद में क्या दर्शन है ना? उपनिषद में क्या दर्शन है, उपनिषद की क्या सोच है, वो क्या क्या सिखाता है? तो यही सिखाता है ना कि पुनर्जन्म होगा। और पुनर्जन्म क्या है, अच्छा नहीं माना जाता है। लोग बोलते हैं अरे आपको डरने से, मरने से डरते हो, इसलिए आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हुए फ्रॉइडियन चीज लगा देते हैं, विश फुलफिलमेंट है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो तो बोलते हैं कि आप होगा, ये तो बहुत खराब चीज है, इससे मुक्ति पाना है। मुक्ति क्या चीज है? आपको पुनर्जन्म से मुक्ति मिलेगी। तो ये जो बिल्कुल अंडरहैंड एक्सप्लेनेशंस हैं, बिल्कुल लाइट वेट एक्सप्लेनेशंस हैं, वो नहीं चलते, क्योंकि मोक्ष ही तो चाहते हैं, है ना? तो ये मोक्ष कैसे होगा? या निर्वाण चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, ये कैसे होगा? पुनर्जन्म से मुक्ति होगी, ये हिंदू में भी है, हिंदुओं में भी है, बौद्धों में भी है, निर्वाण यही तो है। तो ये पुनर्जन्म कैसे होता है और इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है, ये बहुत ही सेंट्रल चीज है। अच्छा, ये हिंदुओं में नहीं, बहुत सारे लोगों में है, अर्ली क्रिश्चियनिटी में भी है, लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि अर्ली क्रिश्चियनिटी बिल्कुल इसकी हूबहू नकल है। थोड़ा बहुत फर्क है, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट। प्री नाइसिन क्रिश्चियनिटी, ओरिगन करके था, प्री नाइसिन फादर था जिसने की बाइबल बनाई, हेक्साप्ला बनाया, जिसके
काम से बाइबल बनी, इसके नोट से बाइबल बनी, बाद में बनी बाइबल 5वीं सदी में बनी। लेकिन ये जो प्री नाइसिन लोग थे, नाइसिन काउंसिल, जो काउंसिल ऑफ नीसा थी, जहाँ पे कि चर्च पूरा पॉलिटिसाइज हो गया, उसके बाद उनको ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बदल दिया। ये कोई एब्राहमिक चीज नहीं है, पॉलिटिकल चीज, 100% पॉलिटिकल चीज। उनको लगा कि भाई इसमें क्या है, इक्विटी है, सब लोग जो मरते हैं सबको मुक्ति मिल जाएगी, सबको कभी ना कभी मुक्ति मिल जाएगी, हमारा क्या फायदा होगा। तो आप हमारी बात मानोगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये उन्होंने बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से बदल दिया। जो री इनकारनेशन है उसको रिसरेक्शन बना दिया। वो रिसरेक्शन के लिए हिंदी में कोई शब्द मुझे मालूम नहीं। यानी री इनकारनेशन का मतलब है कि रिपीटेड लाइफ आफ्टर डेथ। रिसरेक्शन का मतलब है लाइफ आफ्टर डेथ जस्ट वंस। तो ये जो अगस्टिन ने कहा, हेवन फॉरबिड दैट वी बिलीव दिस, कि रिपीटेड लाइफ आफ्टर डेथ, उसमें क्या है, जीसस मरेगा, फिर क्रूसिफाई होगा, फिर मरेगा, यानी उसके मरने से किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी का जो सेंट्रल डॉगमा है वो कोलैप्स हो जाता है। इसलिए उसने, अगस्टिन ने कहा, सेंट अगस्टिन बोलते हैं, उसने कहा कि हेवन फॉरबिड दैट वी बिलीव दिस, फॉर क्राइस्ट हैविंग डाइड वंस फॉर आवर सिंस, राइजिंग अगेन डाइज नो मोर। तो उनका ये था कि हमारा सारा एथिकल जो बिलीफ सिस्टम है सब खत्म हो जाएगा, इसलिए हम रिसरेक्शन में विश्वास करेंगे, रिइंकार्नेशन में। और रिसरेक्शन फिर किसका होगा, उसके बाद में ये कर लिया कि भाई जो हमारे हमारे सोच के लोग हैं वो जाएंगे स्वर्ग, बाकी जाएंगे नरक। अब फर्क क्या हो गया कि आप देखोगे कि हिंदुओं में रीइंकार्नेशन होता है तो युधिष्ठिर, तो वो तो बिल्कुल धर्मराज है। हाँ, उसने तो खाली एक ही झूठ बोला है जिंदगी में, लेकिन एक झूठ बोल के पूरा युद्ध जीत गया, वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन बोला तो है ना झूठ, गलत काम तो किया है। फाइन प्रिंट में बोला है अश्वत्थामा मर गया, धीरे से बोल दिया भाई अश्वत्थामा हाथी मर गया, आपका बेटा नहीं। लेकिन फाइन प्रिंट तो अलाउड नहीं था, वो भी तो गलत चीज है ना, आपने मिसलीड किया किसी को। झूठ का यही मतलब है, आपने लीगलिस्टिक फाइन प्रिंट में दे दिया, बिवेयर ऑफ दिस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये अच्छा नहीं समझ में आया, बोला उसका मतलब ये निकला, द्रोणाचार्य को यही मतलब भाई ये हो गया, मेरा बेटा मर गया, आप क्या है, उसने अपने हथियार फेंक दिए। तो इसके कारण युधिष्ठिर पहले जाता है स्वर्ग में, पहले जाता है नरक में। युधिष्ठिर और उसके भाई सब पहले जाते हैं नरक में, और फिर जब उसको ये गलत काम की सजा मिल जाती है उसके बाद ट्रांसफर हो जाते हैं स्वर्ग में। और स्वर्ग में ट्रांसफर होते हैं तो सबसे पहले कौन दिखता है, दुर्योधन दिखता है। अब वो तो बिल्कुल विलेन है, लेकिन उसने भी कुछ कुछ अच्छे काम किए, वो क्षत्रिय था, उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, सब कुछ किया है। तो वो पहले जाता है स्वर्ग में और फिर बाद में जाता है नरक में, तो वो ट्रांसफर हो सकता है। यानी ये अपने कर्म पे आधारित था। तो आपने जो अच्छा कर्म किया उसका आपको रिवॉर्ड मिलता था, जो खराब किया है उसका आपको पनिशमेंट मिलता है। लेकिन इन्होंने क्या बदल दिया, एक बार रिसरेक्शन हो गया, एक ही बार जा सकते हैं, एक ही चांस मिलती है, यहां से वहां ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि लोग, सारे के सारे लोग, ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा कर्म किया, सभी लोग कुछ अच्छी चीज करते हैं, कुछ बुरी चीज करते हैं, तो आपको अच्छी चीज के लिए कुछ इनाम मिलेगा, आपने खराब चीज की है तो उसके लिए आपको पनिश करेंगे। ये बदल गया। आदमी को, पूरे के पूरे आदमी को आप कंडेम करेंगे या नहीं करेंगे। तो यानी कि वो किस पे आधारित था कि आप क्रिस्तानी हो या नहीं हो, आपकी लॉयल्टी किधर है, आप किस में मानते हो, आप किस, तो ये आप हमारे साथ हो तो जाओगे, नहीं तो डूब जाओगे। तो ये इटर्नल डैमेनेशन की जो बात करी, ये लोगों को डराने के लिए करी, क्योंकि वो रूल कर रहे थे। तो रूल के पहले जो प्री नाइसिन क्रिश्चियनिटी थी तब तो वो साधारण मजहब था, लेकिन पोस्ट नाइसिन क्रिश्चियनिटी वो रूल करने लगे रोमन एम्पायर को। तो वो चाहते थे कि इसको आजाद बनाया जाए रिलीजन को। तो ये करके उन्होंने सब तरह के पॉलिटिकल चेंजेस लाए, पॉलिटिकल फायदे के। अब ऐसा नहीं था हिंदुओं में। तो ये छोटी सी जो बात है कि रिसरेक्शन वर्सेस रीइंकार्नेशन, इससे कितना बदलाव आ गया। क्योंकि पहले तो उन्होंने नरक की जो वो की, जो कंसेप्चुलाइज किया, उसको वही नरक को जमीन पे ले आए कि भाई जो भगवान करता है वो हम भी करेंगे, वो अच्छी बात है, खराब कर ही नहीं सकता, तो हम भी वैसे ही पनिश करेंगे इनसे। ये अपने
इंक्विजिशन के दौरान क्या किया, कितने लोगों को किस तरह से टॉर्चर किया। और उसके दौरान फिर उन्होंने कहा कि भाई सब नॉन क्रिश्चियंस को मार डालना चाहिए, सारे अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में मार दिए। और फिर बोला उनको गुलाम बनाना चाहिए, तो कितने सारे काले लोगों को गुलाम बना दिया। तो इतने सारे लोगों को ये किया। अब इसमें यानी ये इतना, ये इब्राहिमिज्म नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। ये उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स ऑफ फैंटेसी कि हमने बस एक कोई फैंटेसी बना दी, जैसे हैरी पॉटर की कोई नैरेटिव बना दी, स्टोरी बना दी कि ऐसा ऐसा होगा, और लोगों ने उसमें विश्वास कर लिया। और अब आपको ये करना पड़ेगा, और इसलिए ये अच्छी बात है सब दूसरे नॉन क्रिश्चियंस को मारना, और इसलिए हम मार रहे हैं क्योंकि भगवान भी ऐसा करता है, और जो वो करता है वो हम कर रहे हैं। तो जितने बहुत ही बड़े बड़े घिनौने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं, इसका क्या आप ट्रांसलेट करोगे मेरे को नहीं मालूम, इंसानियत के खिलाफ जो कुछ भी किया, बहुत कुछ किया। तो ये छोटी सी चीज बदल दी इस तरह का आर्ग्यूमेंट देके, और रीइंकारनेशन का रिसरेक्शन बन गया। लेकिन हिंदू धर्म में सबका ये सबकी बराबरी रहती थी। ज्यादा से ज्यादा आप कहोगे कि ठीक है, आपको तो एक जन्म में आप ये करोगे, अगले जन्म में आपको मोक्ष मिल जाएगा, इसमें नहीं मिल सकता तो। लेकिन बेसिकली सबके लिए वो मिल सकता है, सबके लिए वो एक्सेसिबल है। तो इक्विटी खत्म कर दिया, सुप्रीमेसी की बात करने लगे। जो ये रेसिज्म मिलता है, ये मिलता है, ये सब वहीं से जितने सारे चीजें स्टार्ट हुई हैं, ये वहां से स्टार्ट हुई, इस तरह की चीज से। तो ये जो था कि भाई हम डीड्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, उसके लिए हमको ये चाहिए कि रीइंकारनेशन होना चाहिए, हो सकता है क्या। तो ये जो बात है, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया, मैंने दिया। और बहुत ही सरल जवाब है, नीचे ने देने की कोशिश करी। नीचे ने देने की कोशिश करी जो एक पोइनकारे रिकरेंस थ्योरम होता है। तो वो उसने कुछ तो भी गलत तरीके से साबित करने की कोशिश करी, बाद में पोइनकारे ने की। ये थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरम है। हमारे पास गैस इन अ बॉक्स है, थर्मोडायनेमिक्स तो आपने पढ़ा होगा। गैस इन अ बॉक्स है, अब इसमें रैंडम मोशन हो रहा है। तो पोइनकारे रिकरेंस थ्योरम ये कहता है कि कोई भी माइक्रोस्टेट ले लो। माइक्रोस्टेट कैसे, जो उसका पोजीशन है, मोमेंटम है, एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का, तो वो सारा स्पेसिफाई करने से एक माइक्रोस्टेट बनती। तो एवरी माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि जैसे साधारण सा उदाहरण दे दूं, आपने गैस इन अ बॉक्स लिया, उसको पार्टीशन कर दिया, एक साइड में वैक्यूम है, दूसरे साइड में गैस है। अब आपने पार्टीशन हटा दी, तो क्या होगा, गैस फैल जाएगी दूसरी तरफ। अब पोइनकारे रिकरेंस थ्योरम कहता है कि आफ्टर इनफ टाइम द गैस विल रिटर्न टू द ओरिजिनल हाफ स्पॉन्टेनियसली, अपने आप। वो न्यूटोनियन फिजिक्स की बात कर रहे हैं, बॉक्स में होना जरूरी है। न्यूटोनियन फिजिक्स में कोई भी सिस्टम है जो कि फिजिकली लिमिटेड है, तो इट इज, यू मस्ट हैव रिकरेंस ऑफ एवरी माइक्रोस्टेट विथ प्रोबेबिलिटी 1। ये पोइनकारे रिकरेंस थ्योरम। तो ये 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम में है, और कई जगह है। ये गूगल के टॉक में एक्सप्लेन किया, ये अद्वैत वेदांत कांग्रेस में एक्सप्लेन किया। बहुत सालों से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं जाता। कहते हैं कि हमको न्यूटोनियन फिजिक्स से क्या लेना देना। ये पॉइंट ये है कि ये सुपरस्टिशन नहीं है। आप ये तो नहीं मानते कि न्यूटोनियन फिजिक्स पूरा 100% सुपरस्टिशन है। आप सोचते हैं कि वो साइंस है, ज्यादातर बहुत सारी चीजें करते हैं उसके साथ। तो जब न्यूटोनियन फिजिक्स साइंस है, तो ये रीइंकारनेशन भी साइंस है। कि इफ यू हैव अ क्लोज्ड कॉस्मोस, एवरी माइक्रोस्टेट इन द कॉस्मोस अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन फिजिक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं न्यूटोनियन फिजिक्स में विश्वास कर रहा हूं, नीचे करता था, मैं नहीं करता हूं, ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन फिजिक्स, ये जरा थोड़ी सी टेढ़ी बात है, समझ जाए। अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन फिजिक्स, every microstate of a closed cosmos must recur infinitely often to an arbitrary degree of precision. आप स्पेसिफाई करो precision, to any arbitrary degree of precision, infinitely often, hence infinitely often. तो ये है पोइनकारे रिकरेंस थ्योरम। अब ये थर्मोडायनेमिक्स में उसके बचाव में बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि बहुत टाइम लगेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी,
पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह इस तरह से बोलते हैं, लेकिन दे आर नॉट वैलिड ऑब्जेक्शन। ये सब एनालाइज किए हैं मैंने, जितने सारे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स कोर्स में, क्योंकि उनके पास कोई एस्केप नहीं, उसको रिकरेंस पैराडॉक्स बोलते हैं, और उसके समान एक रिवर्सिबिलिटी पैराडॉक्स है, एक लॉशमिट का पैराडॉक्स है, ये जर्मेलोव पैराडॉक्स बोलते हैं। तो इस तरह की चीजें सिखाते हैं, ठीक से नहीं सिखाते हैं, बोलते हैं वो कुछ कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है फैक्ट, तो ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फिजिक्स दिस मस्ट हैपन। अब मेरा पॉइंट क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस मस्ट हैपन इन अ क्लोज्ड कॉस्मोस, मैं कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फिजिक्स दिस हैपेंस, सो द बिलीव दैट इट हैपेंस is not a superstition. It's a scientific belief. It may be right, it may be wrong. That doesn't matter. That's a separate issue. But it is not a superstition. जैसे कि लोकायत ने कहा, ये लोकायत का बहुत सरल जवाब है। सारे जो उनके हैं वो सारे के सारे एनालाइज किए हैं 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम, कि भाई आपको अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं है, क्योंकि भाई आपका सारा कॉस्मोस रिकर कर रहा है, आपकी मेमोरीज भी फ्रेश कमेंट्स कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, वो क्यों नहीं पाया सी ने जो बोला कि लोग वापस आके क्यों नहीं जवाब देते, क्योंकि वो रीबर्थ इज नॉट टेकिंग प्लेस जस्ट नाउ, इट इज टेकिंग प्लेस आफ्टर बिलियंस ऑफ इयर्स। तो वो कैसे आएंगे, तब तक पाया सी ने ये एज्यूम किया, उसका रॉन्ग एजम्पशन था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये बहुत सही चीज की इसने, लेकिन गलत एक्सपेरिमेंट, डिजाइन उसका एक्सपेरिमेंट का गलत था। तो ये जो है छोटा सा जवाब, बहुत सारे लोग जो बात करते हैं कि हम रखवाले हैं, ये छोटा सा जवाब नहीं दे पाए, 2500 साल में नहीं दे पाए। अब ये देखिए, ये बेसिक चीज हो गई कि भाई हम जो चीज की बात कर रहे हैं, इट इज साइंस नॉट सुपरस्टिशन। इज इट करेक्ट साइंस और नॉट, दैट इज टू बी डिटरमिन्ड। इट्स नॉट सुपरस्टिशन, दैट मच इज सर्टेन। इट मे बी राइट और रॉन्ग, बट इट्स नॉट सुपरस्टिशन। साइंस हो सकता है राइट, हो सकता है रॉन्ग, हो सकता है। अब ये बात आती है कि इज इट राइट, ये बात आती है इज इट राइट और रॉन्ग। तो इसमें अभी बहुत लंबी चौड़ी एनालिसिस हो जाती है। जो हमने रिवर्सिबिलिटी की बात करी शुरुआत में, कि भाई सारे जो फिजिक्स के इक्वेशंस हैं सारे के सारे टाइम रिवर्सिबल हैं, आप टी को -t से बदल दो तो वो सेम रहेंगे। और ये न्यूटोनियन फिजिक्स की बात है, ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस की बात है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन की बात है, ये हिल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन की बात है, सभी इक्वेशंस का ये टाइम सिमेट्रिक रहते हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात है, CPT है, थोड़ा सा माइनर वेरिएशन है, चार्ज क्वांटिफिकेशन करना पड़ता है कि अपना पार्टिकल का एंटी पार्टिकल बन जाता है, CPT हो जाता है, बट बेसिकली टाइम सिमेट्री इज देयर एवरीवेयर, ऑल ऑफ फिजिक्स। तो ये जो बात है, अब इसको हम रिकंसाइल, मेरा ये सवाल मैंने उठाया, पहली किताब लिखी थी टाइम टुवर्ड्स अ कंसिस्टेंट थियरी, कि भाई फिजिक्स में तो हमको ये बताया जा रहा है कि टाइम रिवर्सिबल है, और हमारा रोज का मंडेन एक्सपीरियंस क्या है। हाँ, रोज हम क्या देखते हैं कि टाइम इरिवर्सिबल है, हम भाई बुढ़े हो जाते हैं, हम कोई यंग नहीं हो पाते हैं, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि हम भाई एकदम से इन्फेंट बन जाएंगे बुढ़ापे से, है ना। तो वो इरिवर्सिबल है, तो ये एक्सपीरियंस हमारा है, साइंस शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो ये कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है एक्सपीरियंस से, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो इसका कोई सीधा साधा रेजोल्यूशन नहीं है। तो बहुत सारे काम हो चुका है, बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। अब इसमें बहुत लंबी चौड़ी थियरी है, वो पूरी की पूरी वो मैंने टाइम टुवर्ड्स अ कंसिस्टेंट थियरी में ये एनालाइज किया है। जैसे कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस टाइम सिमेट्रिक है। अब टाइम सिमेट्रिक का क्या मतलब है, टाइम सिमेट्रिक का ये मतलब है कि भाई मैं, जैसे कि एक छोटा सा ये पॉन्ड ले लिया, पॉन्ड ले लिया मैंने, उस पर एक पत्थर फेंका, पत्थर फेंका तो क्या होता है, रिपल्स जो है, पानी के रिपल्स जो है वो बाहर की तरफ फैलते हैं, ये एक सोल्यूशन हो गया, इसको बोलते हैं रिटार्डेड सोल्यूशन। अब इसका एंटी सोल्यूशन, वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वेव इक्वेशन का दूसरा भी सोल्यूशन है, उसको बोलते हैं एडवांस सोल्यूशन। कि ये एक सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि द वेव स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ज फ्रॉम द एज ऑफ द पॉन्ड एंड थ्रो द स्टोन आउट ऑफ द पॉन्ड। अब ये बात होती है, पॉपर ने ये बात कही कि भाई सपोज किसी ने एक फिल्म ले ली,
साधारण सी हमने पत्थर फेंका, रिपल्स जा रहे हैं, हमने उसको शूट कर लिया। अब हमने उसको टाइम रिवर्स कर दिया। फिल्म को तो कर सकते हैं ना, उल्टा चलाया फिल्म को। अब उल्टा चलाया, अब ये टाइम मेरे पास है, इसका एक उदाहरण कहीं तो भी होगा, दिखा सकता हूं आपको। ये हमने इसको उल्टा चलाया, फिर हम बोलते हैं कि हमने देखो देखा, ये बहुत रेयर चीजें हमने देखा, हमने फोटोग्राफ किया, हमने वीडियोग्राफ किया। हमने वीडियो ले लिया इसका, ये देखो ये हमारा वीडियो है, सबूत है कि ऐसा होता है। तो इसका क्या जवाब देगा? ये पॉपर ने इस पे कई सारे आर्टिकल्स लिखे, करीब 50s में, 60s में, मिड 50s अर्ली 60s में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे नेचर में। तो उसका ये कहना था कि ये हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? टाइम रिवर्स सिचुएशन है, और ये फिजिक्स के कारण हो सकता है। वेव इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और ये वेव इक्वेशन की बात करें, ये खाली पॉइंट पे नहीं होता है, लाइट पे भी अप्लाई करता है। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो वेव इक्वेशन ओबे करता है, तो उस पर भी अप्लाई करता है। तो उसको रिटार्डेड रेडिएशन, एडवांस रेडिएशन बोलते हैं। अब ये क्यों नहीं हो सकता पॉपर के मुताबिक? इसलिए नहीं हो सकता कि भाई कोई भी आदमी देखेगा, फिजिसिस्ट देखेगा, तो वो अपना भेजा लगाएगा, बोले ऐसा कैसे करवा सकते हैं, रिपीट करना है हमको, रिपीट करना है, तो कैसे अरेंज कैसे कर सकते हैं कि रिपल्स शुड कन्वर्ज। तो पॉपर का ये कहना था कि ये खाली तब हो सकता है जब हमारे बिल्कुल परफेक्टली सर्कुलर वॉल्स है पॉन्ड के। तो मान लो बड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब डाल दिया है, कुछ कर दिया जिसमें परफेक्ट सर्कुलर वॉल्स है, और उसमें हमने किया सेंटर से रिपल्स को भेजा, फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएंगे। यही एक तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है। आप करोगे कैसे? तो ये जो है, ये बहुत साल तक चला। अब ये मैंने इसके खिलाफ पॉपर को लिखा, उसने माना, उसने बोला मैं आपकी बात का खंडन करूंगा, लेकिन मर गया बेचारा करने के पहले। And I think your arguments are very strong. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में था उस जमाने में, 91 की बात है, उसको लिखा था 93, 93, 91, 93 समथिंग लाइक दैट। तो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या था, ये जो है दूसरी थियरी अब बात कर रहे हैं, कि न्यूटन एंड फिजिक्स को छोड़ के दूसरी थियरी की बात कर रहे हैं कि ये अभी क्या होगा कि हमारे मैक्सवेल्स इक्वेशंस है या वेव इक्वेशन है, उसको हम इसके जो टाइम सिमेट्रिक सॉल्यूशंस है उनको कैसे हटाएं, कैसे हम कहेंगे कि ये क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं हमारे एक्सपीरियंस से मैच करे। तो मेरा ये आर्गुमेंट था कि ये जो रिपल्स जा रहे हैं, ये पत्थर फेंकने से ये अलग तरीके के इक्वेशंस फॉलो करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें मैंने कई सारे आर्टिकल लिखे हैं कि ये रिटार्डेड केस में डिले डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम अभी कुछ करते हैं, उसका इफेक्ट जो है 2 मिनट बाद पहुंचता है। मान लो कि सूरज में कुछ चेंज आ गया, हमको कब पता चलेगा? पृथ्वी में 8 मिनट बाद पता चलेगा। या चंद्रमा में कुछ चेंज आ गया, हमको कब पता चलेगा? 2 सेकंड बाद पता चलेगा। फौरन नहीं पता चलेगा, इंस्टेंटेनियसली नहीं पता चलेगा। तो जो इफेक्ट है इट इज डिलेड, कम्स आफ्टर द कॉज, आफ्टर सम टाइम। तो इस तरह का जो चीज है, इसको मॉडल करने के लिए डिले डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। अब ये इसमें तो मैथमेटिक्स करना ही पड़ेगा थोड़ा, उसके बगैर हो नहीं सकता। तो ये डिले डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज बहुत अलग है। डिले डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर हम यूज करेंगे तो पोइनकारे रिकरेंस थ्योरम पूरा टूट जाएगा, क्योंकि वो रिकरेंस थ्योरम इज बेस्ड ऑन what should I say, it is based on assumption of Newtonian physics। अच्छा, टूट जाएगा, ये हमारे लिए तो अच्छी बात है। नीचे ने कहा है कि भाई नहीं टूटेगा, पोइनकारे रिकरेंस है, तो बार 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 वही चीज होते रहेगी, होते रहेगी। तो उसको आप कैसे टॉलरेट कर सकते हो कि हर एक चीज दोबारा दोबारा, यानी इट इज लाइक अ स्टक रिकॉर्ड, सुनते जाओ सुनते जाओगे, कैसे टॉलरेट कर सकते हो? नहीं टॉलरेट कर सकते। तो यू हैव टू बी अ सुपरमैन टू टॉलरेट। लेकिन जो इससे ये हिंदू धर्म तो नहीं बनता है, क्योंकि हमारा ये उपनिषद के दर्शन में
या उपनिषद के कथन में ये बात है कि आपको मोक्ष हो सकता है। अगर मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि ये बार 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 वही चीज होगी, तो मोक्ष कहां से मिलेगा? तो यानी वो अगेंस्ट हिंदुइज्म है। रीइंकारनेशन होता है, वो सुपरस्टिशन नहीं है। वो आप समझ रहे हो, थोड़ी सी टेढ़ी बात, वो सुपरस्टिशन नहीं है, ये बात तो कह चुके। लेकिन मोक्ष कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर आप मैकेनिस्टिक कॉस्मोस में जाओगे तो बार 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 वही चीज हो जाएगी। तो अभी ये डिले डिफरेंशियल इक्वेशन लेके उसको अगर आप टाइम रिवर्स करो तो क्या होगा? तो डिले डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक खासियत ये है कि अगर हमको पास्ट मालूम है तो हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर से हम पास्ट को रेट्रोडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत ही, तो इसी के कारण पोइनकारे रिकरेंस थ्योरम भी ब्रेक हो जाता है, ये बात है। तो यानी मेरा कहना है कि हमको पूरा फिजिक्स को दोबारा से देखना पड़ेगा। लोग खाली बोलते हैं अरे आइंस्टाइन को आपने ये कह दिया, अरे आइंस्टाइन गधा था, उसने कुछ भी कहा। हमको तो साइंस पे जाना है ना। हम ये नहीं कि भाई वो बहुत महान आदमी था तो उसने सही कहा, अरे कहाँ से चोरी करी, कहाँ से क्या किया, उसके समझ में नहीं आया। पोइनकारे के समझ में आया, इसने रिलेटिविटी करी, पहले रिलेटिविटी करी, उसके समझ में आया कि इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस लगेंगे। क्योंकि रिलेटिविटी में क्या है कि अभी इफेक्ट होता है, आई मीन कॉज अभी होता है, इफेक्ट बाद में होता है। Light will take time to travel. It is not instantaneous. It follows the wave equation. And it has a speed, definite speed of light, very large, but still a finite speed of बहुत दूर दूर की बात करेंगे तो सीरियस से यहाँ पे आने में 4 साल लग जाएंगे। तो ये बात हो जाती है कि फिजिक्स बदल जाता है। अब फिजिक्स बदल जाता है तो अब अगर हम एडवांस चीज को देखेंगे तो क्या होगा? और इसमें एक नई बात आ जाती लेते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, जो, दो चार्ज पार्टिकल हैं हाँ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 लाइट ईयर है। अब एक पार्टिकल को हम उसके पोजीशन को परटर्ब कर देते हैं, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो तत्क्षण बदल जाएगा, इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 लाइट ईयर है, तो जब तक वो इंफॉर्मेशन पहले वाले चार्ज तक नहीं पहुंचेगी तब तक उस पर उतना ही फोर्स लगता रहेगा, यानी कि 1 साल तक वो उतना ही फोर्स को महसूस करता रहेगा। नहीं तो ये सही बात है, रिलेटिविटी में ऐसा ही होगा। और ये एक्चुअली इस तरह के उदाहरण पोइनकारे लेता है। हम्म। जैसे वो कहता है कि अगर आप एब्सोल्यूट मोशन में विश्वास करते हो तो हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो अगर मेरे सामने दो चार्ज हैं तो वो भी चल रहे हैं पृथ्वी के साथ, दो चार्जेस चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? करंट बन जाएगा। तो दोनों करंट के बीच में फोर्स आ जाएगा, तो क्या होगा? तो देखिए इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स उड़ जाते हैं। तो ये रिलेटिविटी थियरी सही तरह से समझी गई तो इनमें इसका सबका समाधान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि अगर आप टू बॉडी प्रॉब्लम करते हैं, तो मैंने एक्चुअली टू बॉडी प्रॉब्लम किया है, तो उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। आप वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके नहीं कर सकते, जो कि इंस्टेंटेनियस इंटरेक्शन जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू होता है। रिटार्डेड या एडवांस्ड इक्वेशंस में इंस्टेंटेनियस इंटरेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में, खैर मैं अपना वो कंप्लीट कर रहा था कि जो एडवांस्ड इंटरेक्शन अगर आप लेंगे कि एडवांस्ड वेव आ रहा है, तो उसके लिए जो होगा उसको हम रेट्रोडिक्ट कर सकते हैं। एडवांस्ड इफेक्ट्स को हम रेट्रोडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये सिंपल टाइम रिवर्स है कि रिटार्डेड इफेक्ट्स जो हैं उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रेट्रोडिक्ट नहीं कर सकते। कि भाई हमको अभी की चीज मालूम है तो हम हिस्ट्री को इन्फर नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारी चीजों के कारण प्रेजेंट कंडीशन आ सकती है। तो किस चीज के कारण आई ये हम डेफिनेटिवली नहीं डिटरमिन कर सकते। तो ये एडवांस्ड इंटरेक्शन में, एडवांस्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस में इसका ऑपोजिट होता है कि पास्ट और फ्यूचर को हमने बदल दिया, कि हम किस स्थिति से चले
वो तो ठीक है, लेकिन हम किस स्थिति तक जा रहे हैं? देयर इज अ कोलैप्स ऑफ ट्रेजेक्टरीज टुवर्ड्स द पास्ट इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो ये हो जाता है, तो इसका ये मतलब हो गया कि एडवांस्ड इंटरेक्शंस आर नॉट प्रेडिक्टेबल, दे आर नॉट कंट्रोलेबल। तो ये जो पॉपर का जो उसका जो पॉन्ड पैराडॉक्स है, पॉपर ने अपने पॉन्ड पैराडॉक्स का जो रेजोल्यूशन दिया है कि भाई कोई भी पूछ सकता है ऐसे किया कैसे, तो इट इज नॉट कंट्रोलेबल, यू कैनॉट जस्ट रेप्लिकेट इट एट विल। ये आंसर है, और ये आंसर पॉपर के फाइनली लाइफ में उसके समझ में आया होगा। उसने कहा बहुत स्ट्रांग है आर्गुमेंट, लेकिन उसने कुछ किया नहीं, उसका कोई जवाब है नहीं। तो ये मेरी किताब कब छपी? ये छपी 1994 में। उसमें ये सब चीजों की बात की गई थी, किसी ने उस तक आज तक उसका कुछ का खंडन नहीं किया। अभी विश्वास ना करें वो अलग बात है, खंडन तो किसी ने नहीं किया क्योंकि आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो ये टू बॉडी प्रॉब्लम, टू चार्जेस की बात कर रहे थे, इसका टू बॉडी प्रॉब्लम आपको कोई भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टू बॉडी प्रॉब्लम आपको करने के लिए आपको रिटार्डेड इक्वेशंस चाहिए, फंक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशंस चाहिए। इसलिए आप कोई भी टेक्स्ट ले लें, जैक्सन ले लें, ये ले लें, उसमें आपको एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। ये सिंपल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर लें, हाइड्रोजन एटम की बात कर लें, उसमें आपको दो बॉडी प्रॉब्लम है, वो नहीं मिलेगा। उसका प्रॉपर सॉल्यूशन किसी ने नहीं किया। बोर एटम क्या था कि भाई प्रोटॉन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सोलर सिस्टम के समान सूरज बैठा हुआ है, गलत है। ऐसा सोलर सिस्टम में भी नहीं हो सकता। टू बॉडी ग्रेविटेशनल प्रॉब्लम ऐसा हो ही नहीं सकता। टू बॉडी प्रॉब्लम में क्या होगा कि दोनों घूमेंगे अराउंड बैरी सेंटर। ये मेरी रिसेंट किताब में दिया है, हेलियोसेंट्रिक थियरी बकवास है, हो ही नहीं सकती। बैरी सेंट्रिक थियरी होना जरूरी है, दोनों का एक बैरी सेंटर होगा। हाँ ठीक है, सूरज के पास होगा, लेकिन अंदर होना जरूरी नहीं है। भारी है तो ना। बैरी सेंट्रिक मोशन होता है। वैसे उसी तरह से टू बॉडी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगर आप करने जाएंगे तो ये अराउंड कॉमन सेंटर ऑफ मास दोनों घूमेंगे, और वो प्रॉब्लम को किसी ने सॉल्व नहीं किया। वो मैंने पहली बार छापा था इसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टू बॉडी प्रॉब्लम एंड द ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कि भाई बोर एटम की इतनी सारी बात करते हैं, स्कूल में सिखाते हैं, कि टू बॉडी प्रॉब्लम ही नहीं किया किसी ने। तो सेटिस्फाइड कि भाई हमको क्वांटम मैकेनिक्स मिल गया। अभी क्वांटम मैकेनिक्स मिल गया कैसे चलता है? खैर अभी हम डिबेट कर रहे हैं थोड़ा, लेट अस गेट बैक टू ओरिजिनल व्यूज ऑफ दिस थिंग। तो मेरा ये कहना है कि जब ये स्पॉन्टेनिटी आ जाती है, अभी ये दो चीज हो, अगर हम फंक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज कर रहे हैं तो पोइंकारे रिकरेंस थ्योरम टूट जाता है। क्योंकि पोइंकारे रिकरेंस थ्योरम के लिए बहुत जरूरी है कि वॉल्यूम एंड फेस स्पेस मस्ट बी कंजर्व। वो नहीं होगा, क्योंकि दिस इज व्हाट हैपेंस कि पोइंकारे रिकरेंस थ्योरम आपका टूट गया, सो देयर इज सम होप ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट। जो मोक्ष की बात करी थी, देयर इज सम होप ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट। और ये कैसे होगा? ये जरा लंबी चीज है, ये मैंने समझाई है, मेरे कई सारे पेपर्स हैं इसमें। हार्मनी प्रिंसिपल करके है कि ये कैसे हो सकता है, और 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम में भी किया है। हार्मनी प्रिंसिपल खाली उसको एक्सप्लेन करता है। मैंने कुछ ये कहा, एंट्रोपी वगैरह की बात करी, स्पॉन्टेनियस रिडक्शन ऑफ एंट्रोपी, और एंट्रोपी को कहा, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। कोई हमारे दार्शनिक थे, ये अपने दया कृष्ण जी, दया कृष्ण जी थे, वो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च में एडिटर थे जर्नल के। तो उनसे कुछ बात हुई थी, तो उनको शब्द मैंने इस्तेमाल किया ऑर्डर, वो पसंद नहीं आया। अरे स्टालिन के इसमें इतना ऑर्डर था तो वो क्या अच्छा था। मैंने कहा नेगेंट्रॉपी शब्द यूज करना था, तो उसके लिए हार्मनी प्रिंसिपल करके मैंने बात की है। तो पूरा एथिकल सिस्टम अलग हो जाता है। जब आपका एथिकल सिस्टम ये है कि हमको मोक्ष की प्राप्ति करना है, हमको ये पुनर्जन्म नहीं चाहिए, तो आपका जो गोल है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उसको मैंने ऑर्डर क्रिएशन के या एंट्रोपी रिडक्शन के तरीके से देखा है। तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन मेरा ये कहना था कि पॉपर के पैराडॉक्स का बहुत ही साफ रेजोल्यूशन निकल आता है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते जब एडवांस्ड इंटरेक्शन होता है। यानी जैसे टाइम ट्रैवल में देखें, टाइम ट्रैवल में किस तरह से विजुअलाइज करते हैं कि
अभी हम बैठे हैं, हमारे सामने में कोई टाइम ट्रैवलर आ गया फ्यूचर से। कैसे आ गया? वो टाइम मशीन में था, उसने बटन दबाया और वो आ गया। तो ये टाइम मशीन्स आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम मशीन इज अ मैकेनिस्टिक वे ऑफ डूइंग इट, कि हमने बटन दबाया, हम पास में पहुंच गए। क्योंकि इसमें क्या होता है, एंट्रोपी रिडक्शन होता है। और अगर हम एंट्रोपी रिडक्शन मैकेनिस्टिकली करें तो यू हैव अ मशीन टू क्रिएट infinite amount of order or decrease entropy infinitely. That would be a perpetual motion machine. Therefore it is not possible. छोटे में समझा रहा हूँ, डिटेल में समझाया गया उसमें। तो ये जो है, ये सेंट्रल चीज है, इसमें सारा हमारा एथिक्स बदल जाता है। यानी हम कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में क्या कर रहे हैं। तो ये एथिक्स बदल जाता है, और इसको जरा प्रमोट करना है, इसके लिए जरूरी है। अब मैं उस पर किताब लिखना शुरू किया, खत्म नहीं किया, तो लिखने वाला हूँ ये सब चीजें, टू एक्सप्लेन टू द ले पर्सन, कंप्लीट ले पर्सन। क्योंकि लोगों के समझ में नहीं आता है। भाई मैं आज तक यानी कुछ सालों पहले तक आई वॉज नॉट कम्युनिकेटिंग विथ ऑर्डिनरी पीपल। भाई मैं सोचता था कि जिसको बात कर रहे हैं वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट तो होगा ही होगा, नहीं तो उसके उसके नहीं समझ में आया तो उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है उसको समझाना। तो वो एटीट्यूड अलग होती है ना। अब ये एटीट्यूड थोड़ी सी अलग है कि भाई हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जरा ट्विटर वगैरह पे आ गया ये, उसको कुछ भी नहीं आता है, अब उसको कैसे समझाएंगे आप? तो वो तकलीफ हो जाती है, तो उसको समझने में, समझाने में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा कहना था कि ये बहुत ही गहरा प्रॉब्लम है, और उस पर हमने ध्यान नहीं दिया है। और जो सबसे पहली चीज है कि पायासिक ने जो कहा, जो उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, है ना, उसका उसने जो खंडन करने की कोशिश करी कि पुनर्जन्म नहीं हो सकता, उसका एक साफ साफ हमारे पास में ये एक सोल्यूशन है कि वो सुपरस्टिशन नहीं है, जो सब लोग कह रहे हैं। तो ये एक चीज तो हो गई। और दूसरी चीज ये है कि ये इस तरह के जो पुण्यकार्य रिकरेंस है, उसमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। पुनर्जन्म होता है लेकिन मोक्ष नहीं होता। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो नीचे की गलती थी कि वो उसी से चला साइंस को मान के। तो ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर हमको बात करना है, तो यू हैव टू हैव स्पॉन्टेनिटी, यू हैव टू हैव सम वे ऑफ ब्रेकिंग द मैकेनिस्टिक फ्रेमवर्क व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट आई कॉल अ टिल्ट इन द एरो ऑफ टाइम। कि भाई थोड़ी सी तिरछी हो जाती है तो थोड़ा सा एडवांस्ड इंटरेक्शन होता है। अब इसको लेके बात आगे बढ़ती है, और पूरा इसका एथिक्स से रिलेशन होता है। इसलिए ये बहुत सेंट्रल चीज है और ये हमको करना चाहिए। अब देखते हैं मैं कितना कर पाता हूँ। ये जीवन दर्शन का जो पूरा बेस है वो तो हम्म। वेदांत है। हम्म। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक मुद्दा आ गया कि आपने कहा कि ये पूरा जो एथिक्स उसी पे खड़ा है। हाँ, उसी पे खड़ा है। यानी क्या अच्छी चीज है, क्या खराब चीज है, इसी पे डिपेंड करता है हम्म। कि आप थोड़ा सा आप कुछ अच्छा करते हो, आप स्वर्ग जाते हो, नरक जाते हो, लेकिन आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। आपको ना स्वर्ग जाना है ना नरक जाना है। वो रिवॉर्ड जो मिलते हैं वो बहुत थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं। आपको हमेशा के लिए चाहिए तो आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो आप कैसे बिहेव करोगे, वो देखते हो कि भाई आप सब चीज से आप निवृत्त हो जाओगे, और तब आपको मोक्ष। तो फिर आचरण तो की बात हो ये गई। सारा एथिक्स वहीं से चालू होता है। एक गोल हम्म। आपका बन गया, तो आप कह सकते हो कि दिस इज गुड फॉर व्हाट, इट इज बैड फॉर व्हाट। कोई एब्स्ट्रैक्शन में नहीं है कि ये आपने बना लिया वो, तो ये करने से क्या होगा, ये इस तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इसलिए सारा एथिक्स उसी के बेसिस पे हो जाता है। चलिए आप थोड़ा लेकिन फिर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड है नहीं बहुत नहीं ठीक सारा। है। हाँ। तो अभी थोड़ा फिर से टाइम के ऊपर लौटते हैं। तो टाइम डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है? ये देखिए, इस पे बहुत सारी बहस हो चुकी है। आपको मालूम है जीनोस पैराडॉक्सेस ऑफ मोशन, ये मेरी जो पहली किताब है उसके पहले चैप्टर में ये दोनों किए हुए हैं कि भाई जीनोस पैराडॉक्सेस अगेंस्ट डिस्क्रीट टाइम है एंड अगेंस्ट कंटिन्यूअस टाइम है। तो डिस्क्रीट टाइम में एरो पैराडॉक्स है, और ये इसका आपका इसमें भी मिलता है, पतंजलि में भी मिलता है।
इसको मैं कहता हूँ क्रो पैराडॉक्स है पतंजलि का। तो ये कहता है, वो क्रो क्या, तुम पास्ट में नहीं फ्लाई कर रहे हो और तुम फ्यूचर में भी नहीं फ्लाई कर रहे हो। कोई आप कहते हो कौवा उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है, कब उड़ रहा है, पास्ट में उड़ रहा है क्या, अतीत में उड़ रहा है, नहीं, तो फ्यूचर में उड़ रहा है, नहीं, और अगर अभी उड़ रहा है, अभी तो वो इंस्टेंट है, एक इंस्टेंट में है तो वो तो फ्रोजन है, तो अगर अभी उड़ रहा है तो सारा हिमालय उड़ रहा है, तो उससे क्या है। तो ये उसका पतंजलि का क्रो पैराडॉक्स, जिनो के एरो पैराडॉक्स के समान है, जो कि ज्यादा वेल नोन है, लेकिन पतंजलि क्रो पैराडॉक्स। तो ये उसने लिंग्विस्टिकली कहा कि भाई आप कह रहे हो कि कौवा उड़ रहा है, तो कब उड़ रहा है, उसके लिए एक इंस्टेंट पॉसिबल नहीं है, आपको कम से कम 2 इंस्टेंट्स की जरूरत है। एक इंस्टेंट में यहाँ था, दूसरे इंस्टेंट में कहाँ है, इसलिए उसको आप ना पास्ट में ना फ्यूचर में, दोनों को मिला के एक एक्सटेंडेड प्रेजेंट चाहिए जिसमें कि वो उड़ रहा है। तो ये एक तरह की चीज हो गई। दूसरी तरफ से कंटिन्यूम का पैराडॉक्स है कि भाई वो ये एकिलीज का पैराडॉक्स है कि एकिलीज रन कर रहा है रेस टॉर्टॉइस के साथ। अब वो उसको स्टार्ट दे देता है कि भाई तुम तो इतने धीरे चलते हो, मैं तो इतना फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड हूँ, तो तुमको 90 मीटर्स का जितना भी वो यार्ड जितना भी मानते थे उतना मैं तुमको एडवांटेज दे देता हूँ। लेकिन वो कैसे कवर करेगा कि उसको वो 90 मीटर्स कवर करने के लिए पहले उसका हाफ कवर करना पड़ेगा, फिर वो उसको कवर करने के लिए उसका हाफ कवर करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से अलग अलग पैराडॉक्सेस हैं, तो उनका भी क्या रेजोल्यूशन है, ये सब उसमें डिस्कस किया है अलग अलग चीजों से। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम फिजिक्स के तौर पे क्या करेंगे, इज इट डिस्क्रीट, इज इट कंटिन्यू। तो अगर हम न्यूटोनियन फिजिक्स देखते हैं, तो न्यूटोनियन फिजिक्स में हमको ये दे दिया गया है कि रियल नंबर सिस्टम होता है, हमको डी बाई डी टी चाहिए, तो डी बाई डी टी के लिए वो रियल नंबर्स होंगे। अब ये सही है कि गलत है, ये अलग बात है, यानी मेरा कहना है रियल नंबर्स नहीं चाहिए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि हमको डिफरेंशिएट करना है, हमको इक्वेशन लिखना है, उसके लिए हमको रियल नंबर चाहिए, देयरफॉर टाइम विल हैव टू बी अ कंटीन्यूअम। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। एंड बेसिकली आप कैसे डिसाइड करोगे, अगर कोई 2 थियरी बनाएगा, बोलेगा कि भाई ये इट इज लाइक रैशनल नंबर्स मान लो, या हम सब कुछ काम तो कर रहे हैं, वो तो हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से कर रहे हैं, तो वो तो फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा है लेकिन फाइनाइट है। तो आप दोनों थियरी के बीच में फर्क कैसे करोगे, सारी चीजें जो आपको कैलकुलेट करना है वो तो आप कंप्यूटर पे कैलकुलेट करते हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेके करते हो। तो दोनों के बीच में फर्क क्या है, क्योंकि अगर आपको एक थियरी को फॉल्सिफाई करना है तो दूसरी थियरी को बेहतर बताना है, वो कैसे होगा। तो इट इज डज नॉट हैव अ क्लियर कट आंसर, क्योंकि व्हाट इज कंटिन्यूम, डज कंटिन्यूम मीन रियल नंबर्स, व्हाट डज कंटिन्यूअस मीन, डज इट मीन डेंसली पैक्ड सेट ऑफ पॉइंट्स। तो हिंदुस्तान में भी हमारे दर्शन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये इसी तरह से कई सारे वात्स्यायन इस तरह का पैराडॉक्स देता है कि भाई अगर फल को गिरना है तो आधा डिस्टेंस गिरना पड़ेगा, फिर आधा गिरना पड़ेगा, कैसे गिरेगा। तो इस तरह से बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं, मैंने इकट्ठा किए, एक जमाने में मेरे को काफी इंटरेस्ट रहता था, लेकिन इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। क्योंकि हम फिजिक्स दोनों तरीके से कर सकते हैं, और अगर हम साइंस दोनों तरीके से कर सकते हैं, उसको हम सच माने, तो वो दोनों चीज हो सकती है। बहुत लोगों में उसको डिस्क्रीट माना जाता है। तो इस तरह से अलग अलग विचार हैं, लेकिन उससे कोई हमारे सोच में इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।